हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023, जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर 12 जनवरी 2023 तो इसका हम लोग जो है सीडीपी, ईवीएस और हिंदी का पेपर देख चुके हैं। तो आज हम लोग जो है मैथ्स का जो है आज फर्स्ट वीडियो है। तो मैथ्स का जो है आज हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोग को मैथ्स का भी आइडिया आ जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो मैथ्स में भी आपका जो है 15 नंबर आपका जो है कैलकुलेटिव रहता है और 15 नंबर जो है आपका जो है जो सीडीपी बेस्ड रहता है, यानी कि बाल विकास से संबंधित रहता है कि बच्चों को मैथ्स की जो है तैयारी कैसे कराई जाती है, कैसे पढ़ाया जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो है बेल आइकन का बटन उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी हम नए वीडियो बनाए तो आप तक सबसे पहले उसका आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो यहाँ से आपका जो है मैथ्स चालू होता है 31 नंबर। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका जो रोमन संख्या जो होता है, रोमन नंबर, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जैसे XL प्लस LX माइनस LXXI4 इज इक्वल टू। तो इसमें जो है चलिए हिंदी में देखते हैं हम लोग। तो रोमन संख्याओं में किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे XL, तो L का मतलब क्या होता है 50, तो L का मतलब होता है 50। जैसे ही इसके बायों साइड में X लग गया तो मतलब क्या हो गया, X का मतलब 10 हुआ। बायों में जैसे ही यहाँ पे X लगा तो इसका मतलब हो गया क्या, 10 घट गया, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे 40। उसके बाद प्लस है, फिर उसके बाद L का मतलब क्या होता है, L मतलब 50 और आपका दायों साइड में आपका X है तो 50 और 10 कितना हो गया 60। उसके बाद है माइनस L मतलब कितना 50, फिर X, फिर X 50 10 60 10 70 हो गया। उसके बाद किधर इसके बाद क्या आपका I भी है तो इसका हो गया 4, तो हो गया आपका टोटल 74। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया 100 माइनस 74, यानी कि हो गया आपका कितना 26। तो 26 मतलब क्या हो गया X, तो 26 मतलब X हो गया। उसके बाद VI, तो XX VI किस में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है XX VI, यानी कि 26 हो गया आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही इजी है। तो इसमें से आप लोग 0.04 इंटू 0.35, तो इसमें से 0.04 को इसमें 0.35 को गुना कीजिएगा। उसके बाद डिवाइड कीजिएगा कितनों से 7 से, फिर मल्टीप्लाई है 5 से। तो इसको पॉइंट हटाइएगा तो नीचे डबल जीरो, इसे भी हटाइएगा तो फिर आज और डबल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे गुना है तो 7 से यहाँ पे 7 5 35 कर दीजिएगा। इस तरह से काट दीजिएगा तो काट के आपका जो डायरेक्ट आंसर जो निकल के आ जाएगा 0.01, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसके इक्वल आ जाएगा 0.01। तो आप लोग कर लीजिएगा कैलकुलेट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित विकल्पों में से, तो निम्नलिखित विकल्पों में से वह संख्या पहचानिए जो 3 तथा 4 से विभाज्य है परंतु 9 से विभाज्य नहीं है। तो 3 और 4 से विभाज्य है, तो 3 और 4 से विभाज्य होने का क्या नियम है कि उन संख्याओं का योग मतलब कि 3 से विभाज्य होना चाहिए और 4 से विभाज्य होने का मतलब है कि इकाई और दहाई अंक जो है वो कटना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हम लोग पहला वाला ऑप्शन में देखते हैं तो 8 8 16 4 20 1 21, तो जोड़ करके भी 3 से भाग लग रहा है और जो इकाई और दहाई अंक जो वो भी 4 से कट रहा है। तो उसके बाद हम लोग डायरेक्ट एक पहला ऑप्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि 9 से यह विभाज्य है क्या। यदि हम लोग 9 से देखेंगे तो यह 9 से पूरी तरह से विभाज्य नहीं है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 से भी यह कट रहा है पूरा, 4 से भी कट रहा है और ये 9 से नहीं कट रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 188 प्राप्त करने के लिए इतनों में से क्या घटाया जाए। तो 186 प्लस 215 प्लस 46 माइनस 170 में से कितना घटाया जाए। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे माइनस x घटा लेंगे तो प्राप्त हो जाएगा कितना 188। तो इन सारे का हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा लगभग कितना 277 आ जाएगा, माइनस x बराबर 188 हो जाएगा। उसके बाद x को उस साइड कर देंगे, इधर कर देंगे, x बराबर हो जाएगा कितना 277 माइनस क्या हो जाएगा 277 माइनस 188। तो निकल के आ जाएगा आपका राइट आंसर कितना, आंसर निकल के आ जाएगा आपका इसमें 89। तो 89 ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है आपका
अनु के पास अपने जन्मदिन पर, तो अनु के पास अपने जन्मदिन पर बांटने के लिए उसे 36 टॉफ़ियों वाले 8 पैकेट थे। मतलब कि 36 टॉफ़ी वाले 8 पैकेट, तो टोटल कितना टॉफ़ी हो गया, 36 × 8 कर देंगे तो लगभग इसका राइट निकल जाएगा कितना, 36 × 8 करेंगे तो 288 आ जाएगा। तो इसमें से क्या किया, 288 का जो है 1/4 भाग, इसका 1/4 भाग जो है, यानी कि 1/4 जब कीजिएगा तो इसका 1/4 आ जाएगा लगभग 72, यानी कि 72 टॉफ़ी वो अपना किसको दे दिया, 1/4 अपने सहेली में तथा 3/8 अपने शिक्षकों में बांटा। फिर 288 का 3/8 जो कैलकुलेट करेंगे हम लोग, इसका आ जाएगा 108। इतना आप मतलब कि एक शिक्षक को बांट दिया। उसने टॉफ़ियों का 1/3 भाग अपने भाई को भी दे दिया। फिर 288 का 1/3 भाग जितना निकलेगा तो इसका निकल के आ जाएगा 96, तो ये अपना क्या भाई को दे दिया। तो इस तरह से सारे को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 72 + 108 + 96 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 200। तो टोटल आपके पास 288 टॉफ़ी है, उनके पास 288 है, और उनमें से 72 + 108 + 96 टॉफ़ी को बांट दिया। तो इनमें से 72 तो करेंगे क्या, 200, तो 288 - 72 + 108 + 96, तो इनमें से जो कैलकुलेट होके आएगा तो उनके पास बचेगा टोटल 12 टॉफ़ी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से आप लोग आसानी से ये सारे सवाल को कर लीजिएगा। तो उसके बाद है अगला क्वेश्चन, मैं 5 अंकों की एक संख्या है, मतलब कि 5 अंकों की एक संख्या है जिसके सभी अंक अलग अलग है। मैं 2 से विभाज्य हूँ और 2 से वह विभाज्य भी है, परंतु 4 से नहीं। 2 से विभाज्य है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद फिर कंडीशन दिया है कि मेरे दहाई के स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और दहाई पर जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। तो 2 मतलब कि उसका दहाई अंक पर होना चाहिए, और 5 अंक की संख्या होना चाहिए, और 2 से विभाज्य होना चाहिए। तो 2 से विभाज्य होना चाहिए और 4 से विभाज्य। यदि हमको 4 में हम लोग देखें तो ये 2 से विभाज्य है, बट ये जो है 4 से भी विभाज्य है, तो ये नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 को हम लोग जब देखेंगे तो इसमें देखिए 2 से विभाज्य और ये 4 से विभाज्य नहीं है। 4 से विभाज्य होने का मतलब क्या होता है, इकाई और दहाई दोनों अंक कटना चाहिए। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन आपका जो है सही जा रहा है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी दहाई अंक पर 2 है। तो इस तरह से जो है कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो इस तरह से आपका तीसरा ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है 3:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच के बने कोण का माप कितना होगा। यदि आप लोग बेसिक पे चलेंगे तो इस तरह से घड़ी होता है, 12 होता है, 6 होता है, 1 2 यहाँ 3 4 5 7 8 9 10 11 होता है। तो 3 बजकर कितना हुआ, मतलब कि 30 मिनट हुआ। तो इस तरह से यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3:30। तो एक और मतलब कि 6 से 5 के बीच कितना डिग्री का कोण, 30 डिग्री का। फिर इन 5 से 4 के बीच 30 डिग्री का। अब देखिए जब 3:30 बजा है तो यहाँ पे 3 और 4 के बीच में घंटे की सुई हो जाएगा, मतलब कि इन दोनों के बीच में 30 डिग्री होता है, बट यहाँ पे जब बीच में आएगा तो 15 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिक में भी चलेंगे तो 30 30 60 10 70 5 75 डिग्री हो जाता है। तो इस तरह से 75 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सही कथन चुनिए। तो इनमें से ऑप्शन के अनुसार आपको चुनना है कि वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की लंबाई का आधा होता। जो व्यास होता है, मान के चलिए वृत्त है, यह होता है आपका त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक भी आपका होता है त्रिज्या, और ये पूरा आपका क्या हो जाता है, डी हो जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है क्या, मतलब ऑप्शन में बोल रहा है कि वृत्त का जो व्यास होता है उसकी त्रिज्या की लंबाई की आधी होती है। ये गलत बात, आधी नहीं होती है, त्रिज्या की क्या होती है, दुगुनी होती है। तो ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक जीवा वृत्त के व्यास होती है, क्या प्रत्येक जीवा मतलब कि वृत्त के जो व्यास होता है उसके बराबर होगा, ये भी नहीं है, मतलब कि गलत है ऑप्शन 2 भी। उसके बाद है वृत्त में अनेक त्रिज्या खींची जा सकती है। ये बात आपका सही बात है। जैसे ये वृत्त है तो आप यहाँ से भी त्रिज्या खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। तो कहीं से भी कितना ही त्रिज्या आप लोग बहुत सारे त्रिज्या खींच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका, तीसरा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या, वृत्त में अनेक त्रिज्या खींची जा सकती है। तो इस तरह से मैथ्स का जो है जो 15 क्वेश्चन आपका जो रहता है बहुत ही ईजी रहता है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन से त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती है।
तो त्रिभुज, एक त्रिभुज होने का उसका जो है कंडीशन होता है कि दो छोटे भुजाओं का योग जो है बड़ी भुजा के योग के से अधिक होना चाहिए। जैसे कि पहला वाला है आपका 3 और 4 और 5, इनमें से दो छोटा भुजा कौन हो गया 3 और 4, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 7, और जो बड़ा भुजा है क्या आपका 5 उससे अधिक है, ये कंडीशन सही है। उसके बाद दूसरा वाला आपका 6 6 12 और जो कि तीसरे भुजा से बड़ा है, मतलब कि ये भी कंडीशन सही है। उसके बाद तीसरा कंडीशन 7 7 14 और तीसरा भुजा बड़ी भुजा 15 है, तो इन दोनों को जोड़े तो कितना हो गया 14 और ये बड़ी भुजा 15, तो इस 15 से दोनों छोटी भुजा का योग अधिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अधिक नहीं हो रहा, तो ये कंडीशन आपका गलत हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो छोटी भुजा का योग तीसरी भुजा के योग से क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, इसीलिए वहाँ पे गलत हो रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, आशु 5 फुट 5 सेंटीमीटर लंबी तथा उसकी सहेली नीतू 4 फुट 20 सेंटीमीटर लंबी है, तो आशु नीतू से कितनी लंबी है, और 1 फुट बराबर 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 1 फुट बराबर 30 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया भी गया है, तो 5 फुट बराबर कितना हो गया 150 प्लस 5 बराबर कितना 155 सेंटीमीटर हो गया, आशु लंबी हो गया, और 4 फुट 20 सेंटीमीटर उसकी नीतू है, तो 4 तिया 12 120 प्लस 20 कितना हो गया 140, तो इसमें से 5 और 1 मतलब कि दोनों का अंतर कितना हो गया 15 सेंटीमीटर का अंतर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका, एक आयत का क्षेत्रफल दिया गया है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि इसका लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो परिणाम क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, जो दिया हुआ है 252, तो लंबाई आपका कितना है 18 है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, इसमें 18 से डिवाइड कर दीजिए, तो 18 से डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा 1, तो 18 में एक बार में दीजिएगा तो उधर हो जाएगा कितना आपका 14 निकल के आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा। तो इसका परिणाम निकालना है, मतलब कि परिमाप निकालना है, तो परिमाप होता है आयत का क्या 2 × L + B, तो 2 × 18 और 14 कितना हो जाएगा आपका 8 4 12 का 2 1 2 1 3, तो हो जाएगा आपका टोटल निकल के आ जाएगा 64। तो इस तरह से 64 आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो घनाभ से है, एक घनाभकार टीन के डिब्बों की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई दिया हुआ, तो घनाभ का आयतन हम लोग निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा LBH, तो यहाँ पे 32 × 20 × 25 जब कीजिएगा तो इसको सारे को गुना करके आ जाएगा आपका 1600 यानी कि 000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक ना, 16000 है यहाँ पे, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। उसके बाद इसमें 18 सेंटीमीटर ऊंचाई का तेल भरा हुआ है, तो 18 सेंटीमीटर तेल भरा हुआ, तो इस टीन के डिब्बे में और कितना तेल डाला जा सकता है। तो इस जब डिब्बे का जो तेल भरा हुआ जो है, तो उसका यदि हम लोग निकालेंगे तो L हो जाएगा आपका कितना 32 × 20 × ऊंचाई आपको 18 लेना पड़ेगा, तो इसमें आ जाएगा आपका लगभग कितना 15 111 5 2 0, तो इतना आ जाएगा। तो इसमें से शेष जो निकलेगा वही आपका आंसर निकलेगा, इन दोनों में आप माइनस कर देंगे कितनों में 16,000 माइनस 11,520, तो इस जब घटा के निकालेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना 4480, तो 4480 सेंटीमीटर क्यूब जो है और इतना तेल जो है डाला जाएगा। तो आपका 4480 किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि एक रीजनिंग से रिलेटेड है, पैटर्न पर है, तो 4 है 6 है 3 है 5 है 2 है 4 है, तो इस तरह से अगला क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 से क्या हुआ -1 हुआ, 3 से क्या हुआ -1 हुआ, फिर 2 से इधर अगला स्टेप क्या होगा माइनस मतलब 1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। और इसमें इस वाला में भी वही पैटर्न चल रहा है, इस तरह से चल रहा है, तो आगे भी 1 होगा। तो यहाँ पे 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद क्या होगा 4 के बाद में मतलब कि 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, किसी परीक्षा में 5 विषयों में दिव्या के प्राप्तांक को एक पाई चार्ट में दर्शाने पर बने केंद्रीय कोण इस प्रकार है।
तो सारे विषय का जो है केंद्रीय कोण दिया गया है। इस तरह से केंद्रीय कोण होता है, जैसे कि इधर हिंदी है, कुछ अंग्रेजी है, कुछ गणित है, कुछ विज्ञान है, तो सारे जो 360 डिग्री होता है तो सबका डिग्री का मान दिया हुआ। तो यदि उसमें गणित में 105 अंक मिले हैं तो इन पांचों विषयों में उसके द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना है, यानी कि गणित में कितना 63 डिग्री, यानी कि 63 डिग्री बराबर दिया हुआ कितना 105। तो सारे सब्जेक्ट मिला के कितना 360 डिग्री होता है। तो 63 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ 105 अंक, तो 360 डिग्री यानी कि सारे सब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 105 बट्टे 63 गुना 360। तो सारे को जब डिवाइड करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा कितना 600। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर सही कथन को चुनिए। संतरा का संख्या दिया हुआ 24, उसके बाद केला दिया हुआ है आपका 32, आम दिया हुआ 16, सेब दिया हुआ 28। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि ऑप्शन भी दिया गया है, तो सारे फल का दिया गया है। ऑप्शन 1 पढ़ते हम लोग क्या है, सबसे अधिक बच्चे आम पसंद करते हैं। तो इनमें से हम लोग देखेंगे कि क्या सबसे अधिक बच्चे आम पसंद करते हैं, तो आम 16 ही पसंद करता है, लेकिन सेब देखिए तो 28 है, तो ये ऑप्शन वैसे गलत हो रहा है। उसके बाद है संतरा पसंद करने वाले बच्चों की कुल बच्चों की संख्या का 1/3 है। हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, संतरा पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितना है 24 है, और टोटल का निकालेंगे क्या उसका 1/3 देखेंगे क्या हो रहा है। उसके बाद है क्या, संतरा या केला पसंद करने वाले बच्चे सेब पसंद करने वाले बच्चों की संख्या की दुगुनी है। तो इस वाले ऑप्शन को हम लोग जब देखते हैं तो संतरा कितना है, संतरा आपका है 24। उसके बाद केला कितना है, केला है आपका कितना 32। तो दोनों को जोड़िए 4 2 6, 3 2 5, मतलब कितना हो गया 56। और सेब पसंद करने वाले के बच्चे की संख्या कितना हो गया 28। तो देखिए सेब पसंद करने वाले बच्चों से दुगुना है क्या, बिल्कुल दुगुना है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, गणितीय खेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो गणितीय खेल के बारे में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो ऑप्शन 1 है, गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले खेलों के समान है। उसके बाद ऑप्शन बी में बोल रहा है कि गणितीय खेल नियमों के समुच्चय द्वारा संचालित होते हैं और उनमें से स्पष्ट संरचना होती है। ये बात सही है, गणितीय खेल जो है नियमों के समुच्चय द्वारा संचालित होते हैं और उनमें से एक स्पष्ट संरचना होती है। ये आपका सही ऑप्शन है। गणितीय खेलों के विशिष्ट गणितीय संज्ञानात्मक उद्देश्य भी होते हैं, ये भी बात सही है, यानी कि बी और सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी और सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर में देखते हैं क्या है। तो 47 नंबर का क्वेश्चन है आपका, जो कि अब यहाँ से जो है आपका लगभग जो है CDP बेस्ड क्वेश्चन चालू होता है, जो कि कैलकुलेटिव जितना भी था लगभग 15 क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। तो अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान प्रक्रम का प्रथम चरण क्या होता है। तो समस्या समाधान का जो होता है प्रथम चरण क्या होता है, समस्या को पहचानना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, समस्या को पहचानना। सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, समस्या को क्या करते हैं, पहचानते हैं, समस्या को पहचानते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर में फिर क्या होता है, सूचनाओं का एकत्र करना। उसके बाद तीसरा नंबर पे आ जाता है समस्या का विश्लेषण। उसके बाद हो जाता है समस्या का विकसित करना। फिर 5वां नंबर पे उस समस्या को लागू करता है। फिर छठा पे आपका आ जाता है परिणाम आपका आ जाता है, परिणाम का मूल्यांकन। तो सबसे पहले समस्या का चयन, फिर समस्या एवं सूचनाओं का क्या एकत्र करना, फिर उसका विश्लेषण करना, फिर उसको विकसित करना, फिर उसको लागू करना, और उसके बाद लास्ट में छठा चरण में आ जाता है क्या, परिणाम का मूल्यांकन। इस तरह से आपका होता है। तो फर्स्ट टाइम में समस्या समाधान प्रक्रम में पहला चरण यहाँ पे पूछा गया है, तो पहला चरण आपका हो जाता है समस्या का पहचान करना। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की लंबाई मापने की अवधारणा का परिचय कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त है। तो प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को जो है लंबाई मापने की अवधारणा का परिचय कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है
विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए बच्चों के बालिशत का उपयोग करना, ये जो है नहीं होगा, बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद बी में है विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए एक मीटर स्केल का उपयोग करना, ये सही बात है। विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए पेंसिल, पेन इत्यादि का उपयोग करना, ये भी सही है। तो बी और सी आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित पदबंध कौन सी एक अंक की पूर्ण संख्याओं पर एक संक्रिया की युक्तियों को प्रदर्शित करते हैं? तो निम्नलिखित में से बताना है कि मतलब कि कौन सी प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है। जैसे सभी को गिनना, गिनते चलना या 10 बनाना, और सभी चीज़ जितना भी चीज़ दिया हुआ है 6, 7, 8 मान के चलिए सपोज दैट दिया हुआ, ये सारे को गिनना और गिनते चलना, 10 बनाना, तो ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है? जोड़ या योग, गुणन, भाग, व्याकलन या घटा। तो ये जो है सभी को गिनते चलना 10 बनाना, तो ये जो है एक तरह से जोड़ या घटाव यानी कि योग के बारे में बताया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो जोड़ या योग के बारे में कहा जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। प्राथमिक स्तर के गणित की एक शिक्षिका संख्याओं एवं संख्याओं के बोध की अवधारणाओं का विकास 2 पेन, 3 फलों, 5 लड़कों, 7 लड़कियों इत्यादि सुपरिचित वस्तुओं का समुच्चयों की सहायता से करती है। वस्तुओं या वस्तुएं के समुच्चय के रूप में संख्याओं का परिचय कराते हुए शिक्षिका ने ध्यान केंद्रित किया। मतलब किस बात पर ध्यान केंद्रित किया है? जो कि प्राथमिक स्तर के गणित को मतलब कि पढ़ाती है तो शिक्षिका, तो उसमें से जो है संख्याओं का बोध कराने के लिए विकास, अवधारणाओं का विकास जो है 2 पेनों, 3 फलों, 5 लड़कों, 7 लड़कियों इत्यादि से परिचित करवा रही। तो वह जो है किस बात को ध्यान केंद्रित करा रही है? संख्याओं के क्रम सूचक पहलू पर, संख्याओं के गणन पहलू पर, संख्याओं के अंकन पहलू पर, संख्याओं के प्राकृतिक पहलू पर। तो यहाँ पे आपको बताना हो कि किस पहलू पर जो है वह शिक्षिका जोर दे रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संख्याओं के प्राकृतिक पहलू पर जो है क्या कर रहे हैं? जोर दे रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका। एक समुच्चय में वस्तुओं की संख्या गिनते समय एक बच्चा कुछ वस्तुओं को 2 बार गिनता है। तो एक समुच्चय में जो है संख्याओं को गिनता है और वह बच्चा क्या कर लेता है? एक ही वस्तु को जो 2 बार गिन लेता है। तो बच्चों की कौन सी संख्याओं पूर्व संकल्पनाओं के सुदृढ़ करने की आवश्यकता है? जो बच्चा इस तरह की गलती कर रही है, एक ही चीज़ को बार बार गिन रहा है, तो उसमें जो है बच्चों को किस चीज़ को मजबूत करना है? एकेकी संगति, वर्गीकरण, पदानुक्रमिक समावेशन, पहचान, अभिनिर्धारण। तो इसमें किस चीज़ को मतलब कि मजबूत करना हो? तो पदानुक्रमिक समावेशन का, जो उसमें एक पद का जो है निश्चित तौर पे उसको ज्ञान नहीं है कि इसको हम लोग जोड़ लिए फिर दोबारा नहीं जोड़ना है, तो इसके लिए जो है बच्चों का पदानुक्रमिक समावेशन की ज़रूरत है। उसे इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा शिक्षिका को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। कक्षा 3 का एक विद्यार्थी घटाव का प्रश्न इस प्रकार हल करता है। जैसे 101 में 93 घटाया तो यहाँ पे जो है 92 लिख दिया। तो बच्चा क्या किया? 92 लिख दिया। तो मतलब वो एक तरह से त्रुटि किया है बच्चा। तो यह किस प्रकार का त्रुटि है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे हम लोग तभी हम लोगों को पता चलेगा। तो क्वेश्चन में ही यहाँ पे और भी लिखा हुआ है कि गणित का एक शिक्षिका होने के नाते यदि आप लोग एक गणित के शिक्षक है यदि शिक्षक हो आप है तो सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से आप त्रुटि में सुधार के लिए विद्यार्थियों का समर्थन किस प्रकार करेंगे? जो बच्चे इस तरह का गलती कर रहे हैं तो आप यदि एक शिक्षक है तो शिक्षक होने के नाते आप कैसे सुधार करेंगे बच्चों में? तो ऑप्शन 1 में है विद्यार्थी को दूसरे विद्यार्थियों का उत्तर देखकर अपनी त्रुटि सुधारने के लिए कहेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चा मतलब कि जो सही बनाया है तुम उसका देख लो, वहाँ से देखकर तुम सही कर लो, ऐसा नहीं करना। उसके बाद है श्यामपट्ट पर प्रश्न को हल कीजिए और विद्यार्थियों को प्रयुक्त कलन विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के लिए कहिए। उसके बाद मतलब कि ये जो है बहुत हद तक जो है सही भी है। तो शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? श्यामपट्ट पर प्रश्न का हल कर देंगे और विद्यार्थी को प्रयुक्त कलन विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के लिए कहेंगे। हम जैसे जैसे बताएंगे और विद्यार्थी को बोलेंगे कि आप भी जो है बढ़िया से समझिए और देखिए, इसका अवलोकन कीजिए। तो इस तरह से एक शिक्षक होने के नाते हम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका। गणित की कक्षा में रचनात्मक आकलन करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सर्वाधिक उपयुक्त है?
तो गणित की कक्षा में रचनात्मक आकलन के लिए आपको बताना है कि कौन सा जो है तर्क सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन 1 में है कक्षा में मेधावी अधिगमकर्ताओं की पहचान करने में शिक्षक शिक्षिका की मदद करना। उसके बाद रचनात्मक आकलन समय रहते शिक्षक शिक्षिका की बच्चों की समस्या को सुलझाने की योजना बनाने में मदद करता है। ये बात जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सटीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है रचनात्मक आकलन समय रहते शिक्षक या शिक्षिका की बच्चों की समस्या को सुलझाने की योजना बनाने में मदद करता है। ये बहुत ही ज़्यादा सटीक यानी कि सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो एनसीएफ 2005 से आप लोगों को 2 वीडियो एनसीएफ 2005 का जो है प्रोवाइड किया गया। तो आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो एनसीएफ का वीडियो 2005 तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो और एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया जाएगा टोटल 50 क्वेश्चन, तो उसमें से लगभग सारे सब्जेक्ट का एनसीएफ आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के गणित के आधार पर पत्र के अनुसार कक्षाई प्रक्रिया में लोक कलन विधियों की संबद्धता की सराहना जिससे विकास में सहायता नहीं करेगी वह है। तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 जो है गणित के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो इनमें से कौन सा जो है बच्चों के लिए जो है ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है उसी के बारे में बताना है। जैसे पहला है आपका सांस्कृतिक मूल्य, मानक कलन विधि, बच्चों का गणितीय बोध, बच्चों का विश्लेषण कौशल। तो ऑप्शन नंबर 1 में आपका क्या है सांस्कृतिक मूल्य। तो गणित में सांस्कृतिक मूल्य का कोई अहम रोल नहीं होता है। तो इस तरह से एनसीएफ 2005 में भी इस बात का कोई भी चर्चा नहीं है सांस्कृतिक मूल्य का। और जो आपका जो शेष रेस्ट आर जो 3 ऑप्शन आपका है वे सारे जो है एनसीएफ 2005 में कही गई है ये तीनों बातें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कक्षा 4 का बच्चा ज्यामितीय आरेख को उनकी आकृतियों को पूर्ण रूप में पहचान पाता है और दैनिक वस्तुओं के आदि प्रारूपों से उन आकृतियों का तुलना करता है। वेन हेले के ज्यामिति चिंतन के सिद्धांत के अनुसार बच्चा डैश स्तर पर है। तो कक्षा 4 का बच्चा ज्यामिति आरेख को उनकी जो है आकृतियों को पूर्ण रूप में पहचान पाता है और दैनिक वस्तुओं के आदि प्रारूपों से उन आकृतियों की तुलना करता है। तो वेन हेले ज्यामिति चिंतन के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस स्तर पर है। तो बच्चा को आपको बताना है कि वह बच्चा जो है किस लेवल पर पहुंचा है। तो विश्लेषण आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है। तो बच्चा किस स्तर पर है किस लेवल पर है। तो विश्लेषण के लेवल तक बच्चा जो है चिंतन करने तक मतलब कि पहुँच गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका गणित के किसी शिक्षक के लिए कौन सा कौशल अति महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। यदि आप लोग गणित के शिक्षक हैं तो आपके लिए कौन सा कौशल अति महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन के अनुसार बताना है। जैसे पहला है समस्या का समाधान खोजने के लिए विद्यार्थियों में जिज्ञासा पैदा करना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑप्शन नंबर 1। तो यदि आप लोग गणित के शिक्षक हैं तो आपके अंदर ये इम्पोर्टेंट होता है कि समस्या के समाधान खोजने के लिए विद्यार्थियों में जिज्ञासा पैदा करना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राइमरी स्तर पर गणित में आकलन डैश पर केंद्रित होना चाहिए। तो राष्ट्रीय पाठचर्या जो है 2005 के अनुसार प्राइमरी स्तर पर गणित में आकलन डैश पर केंद्रित होना चाहिए। विद्यार्थियों की गणितीकरण योग्यता के आकलन पर, विद्यार्थियों और सूत्रों को रटने के आकलन पर। तो एनसीएफ 2005 में तो रटने की बात कही ही नहीं गई है। तो इस तरह से गलत ही हो जाएगी। ज्ञान के बजाय प्रक्रिया के आकलन ये भी आपका नहीं होगा। किसी विशिष्ट सवाल को हल करने की कलन विधि का ज्ञान के आकलन ये आपका सही है। तो इस तरह से बी और सी जो है आपका बिल्कुल ही मतलब कि राइट आंसर। तो इसमें मतलब कि सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो विद्यार्थियों की गणितीकरण योग्यता का आकलन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी मतलब कि लास्ट वाला जो है आपका डी क्यों नहीं होगा। तो डी नहीं होगा। किसी विशिष्ट सवाल को हल करने के लिए कलन विधि के ज्ञान के आकलन। तो देखिए किसी विशिष्ट लिखा हुआ मतलब कोई ज़्यादा जो खास इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में बोल रहा है, इसलिए ये आपका भी नहीं होगा। तो इस तरह से केवल 1 हो जाएगा विद्यार्थियों की गणितीकरण योग्यता का आकलन। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण का उच्च लक्ष्य क्या है। तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा
2005 के अनुसार गणित के शिक्षण का उच्च लक्ष्य क्या है, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 में है शिक्षार्थियों को तकनीकी व्यवसाय के लिए तैयार करना, शिक्षार्थियों को समाज में एक सफल जीवन जीने के लिए सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को अपनाने में मदद करता है। उसके बाद है विद्यार्थियों के विवेचना, तर्क संगत चिंतन, कौशल विकास में मदद करता। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एनसीएफ 2005 में गणित के बारे में बताया गया है कि विद्यार्थियों को विवेचना एवं तर्क संगत चिंतन, कौशलों के विकास में क्या करता है, मदद करता है गणित। तो इस तरह से एनसीएफ 2005 में गणित के बारे में ये बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन में सही है कि जिसमें सृजनात्मक चिंतन का लक्षण नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन है आपका, समस्याओं के समाधान हेतु मौलिक विचारों एवं उपागमों में उत्पन्न करना, ये बात तो सही है। लचीला एवं अपसारी चिंतन, ऐसा भी होना चाहिए। उसके बाद समस्या के समाधान हेतु दिए गए प्रक्रमों का उपयोग करना। उसके बाद है समस्या समाधान हेतु बहुल उपागमों का उपयोग करना, ये भी सही बात है। मतलब कि समस्या समाधान करने के लिए बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट मतलब कि महत्व उपागम है उसका जो है यूज करना। लेकिन उसके बाद तीसरा में है आपका क्या, समस्या के समाधान हेतु दिए गए प्रक्रम का उपयोग करना। तो समस्या के समाधान हेतु दिए गए प्रक्रम का उपयोग करना, ये जो है आपका सृजनात्मक जो है नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो सृजनात्मक चिंतन का कौन सा लक्षण नहीं है, समस्या के समाधान हेतु दिए गए प्रक्रमों का, जो समस्या समाधान के लिए जो दिया गया प्रक्रम है सिर्फ उसी का उपयोग करना, वह जो है चिंतन की बात नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा में शिक्षण शास्त्रीय उपकरण के रूप में प्रश्न करना संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा में शिक्षण शास्त्रीय उपकरण के रूप में प्रश्न करने के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन पहला है आपका, इसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से आरंभ किया जाना चाहिए। जो सिर्फ गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं, क्या सिर्फ उसी से आरंभ करना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। थोड़ी समय अवधि में अत्यधिक प्रश्न पूछना, सदैव अवधारणात्मक अस्पष्टता की ओर ले जाना, थोड़ी समय अवधि में अत्यधिक प्रश्न पूछना, ये भी नहीं होगा। उसके बाद है विद्यार्थी एक बेहतर संकल्पनात्मक समझ विकसित करेंगे अगर शिक्षक स्वयं प्रश्न पूछता है। यदि सिर्फ शिक्षक ही प्रश्न पूछेगा और उसका उत्तर भी स्वयं देगा तो क्या ये सही बात है, ये नहीं होगा, कोई मतलब कि उचित नहीं है। उसके बाद है इसे विद्यार्थियों की त्रुटि और भ्रांतियों का आकलन में सहायता करनी चाहिए, ये बात जो है बिल्कुल ही सही है। जो विद्यार्थी में जो भी भ्रांतियाँ है, गलत अवधारणा बैठे हुए जो त्रुटि है उसके आकलन में सहायता करती है। तो इस तरह से जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोग जो है फर्स्ट वीडियो में मैथ्स का जो है 30 क्वेश्चन हम लोग कवर किए। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।